नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज के आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे बजट के बारे में। तो बजट के हिसाब से ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा बजट आया है कि आने वाले समय में ग्रोथ को जो है बूस्ट अप मिलेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। और इस बजट ने जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में थी उन सबको यहाँ पर एड्रेस किया है और एक लॉन्गर व्यू भी जो है देखकर चला है कि कैसे जो है दूर तक एक विजन रख के एक बजट को तैयार किया गया है कि अच्छे से ग्रोथ हो भारत की इकोनॉमी की। तो इस बजट के बारे में भी मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन लेकर आऊँगा। तो आज ही मैं कोशिश करूँगा उस सेशन को मैं अपलोड कर दूँ और उसमें कोई भी जो टॉपिक है बजट के रिलेटेड, जो भी बातें बजट में कही गई हैं, कोई भी नहीं छूटेगी। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर कवर करूँगा और आज ही उसको जो है अपलोड करूँगा। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहे हैं ऑथर इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जितनी भी मार्केट्स हैं भारत की, तो वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बड़ी खुश होकर रिएक्ट किया है बजट के साथ कि बजट बहुत बढ़िया है। तो पहली बात यहाँ पर ये की जा रही है कि बजट ने जितने भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी भारत की इकॉनमी में, अभी सेकेंड ईयर चल रहा है ग्लोबल पैंडेमिक का 2021, तो उनको बड़ी सफाई से उसको एड्रेस किया है। और साथ ही साथ समय के साथ साथ जो है एक लॉन्गर व्यू भी लेकर चले हैं कि किस तरीके की हम पॉलिसी अप्रोच रखेंगे कि जो आगे आने वाला समय है उसमें फ़ायदा हो हमारी इकॉनमी को, और इस तरह की अप्रोच जो है बजट में ली गई है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि बजट जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी सपोर्ट ही नहीं शो कर रहा, वो ये भी यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से फाउंडेशन रखें हम देश में। ओके, इस तरीके की फाउंडेशन रखें कि जो आने वाले समय में, आने वाले डिकेड्स में जो है हमें कोई ना कोई फ़ायदा जो है देकर जाए। ओके, इस तरीके का बजट बनाया गया है। सो पॉलिसी सपोर्ट भी है, साथ ही साथ इस तरीके की फाउंडेशन भी है। इसलिए हम बात कर रहे हैं लॉन्गर व्यू, क्योंकि दूर अंदेशी से ये बजट तैयार किया गया है कि आने वाले समय में भी भारत की इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो। तो इस तरीके से बनाया गया। तो क्या बातें की गई हैं, तो बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी बजट की, तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स वहाँ पर उन्होंने की पार्लियामेंट में। तो सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट थी वो इन सेक्टर्स के रिगार्डिंग थी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर्स की बात करें। ओके, हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा बजट देने की बात कर रहे हैं। ओके, धनराशि देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात करें कि उनको भी कुछ ना कुछ जो है पेंशन के रूप में, उनकी सिक्योरिटी के रूप में उनको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। इनफॉर्मल वर्कर्स जो जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिनका कोई नाम रजिस्टर नहीं है कि कहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद में भी इनफॉर्मल है। ओके, जो ऐसे काम, जैसे बाहर में देखो कोई स्ट्रीट वेंडर है, ओके, तो कोई कहीं से सामान लेकर कहीं पर बेच रहा है। ओके, तो नॉर्मली ये इनफॉर्मल सेक्टर्स में आ जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर में पूरा का पूरा जो है नामकरण होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कितने मेंबर काम कर रहे हैं, हर एक की लिस्ट बनती है। ओके, तो उस हिसाब से उनको जो है सरकार को पता चल जाता है कि इतने बंदे जो है एम्प्लॉयड हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का डाटा होता नहीं सरकार के पास, तो एग्जैक्ट जो है सरकार के पास ये निर्णय नहीं होता कि हम कितने को बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर भी सरकार इसके ऊपर फोकस करना चाह रही है कि इनफॉर्मल वर्कर्स का भी हमें गिनती पता होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी काम करेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इस बजट में लॉन्च किए गए हैं। ओके, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स जो है दिए गए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या दिया गया इसके बारे में क्लियरली जब मैं बजट का सेशन लूँगा वहाँ पर मैं हर एक चीज़ को वहाँ पर कवर करूँगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें कि उसको भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, वहाँ पर भी पैसा मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो पैसा आएगा उसको भी जो है भारत की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाएगा आने वाले समय में। और फोकस यहाँ पर यही है कि रिफॉर्म्स को इस तरीके से लाया जाएगा कि जो ग्रोथ है वो बूस्ट अप हो, और जितने भी तरह की रुकावटें हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के प्रति वो सभी दूर की जाएं। और साथ ही साथ इन्होंने जो डायरेक्ट टैक्स है उसको भी टच नहीं किया। ओके, तो कोई एक एग्जांपल बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट टैक्स की। ओके, और एक एग्जांपल बताइए इनडायरेक्ट टैक्स की। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर किसी तरह के तरीके का जो है छेड़छाड़ नहीं की गई। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, वो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। किसी की इनकम आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो जो भी उनको इनकम आती है इनकम टैक्स कट होकर उनकी सैलरी अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो जितना टैक्स ज़्यादा लगेगा उतना ही सेविंग कम होगी, और जितनी सेविंग कम होगी वो उतना ही इन्वेस्ट कम करेगा मार्केट में, और जिससे जो है जो डिमांड है, डिमांड वाली साइड जो है इनकरेज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सरकार ने इसको टच ही नहीं किया। जितना पहले था उतना ही रहने दिया। इससे ये होगा परचेजिंग पावर जो है किसी भी इंडिविजुअल की वो बरकरार रहेगी,
और वो जितना उसके पास सेविंग हो रहा था पैसा उसको खर्चा करेगा, और खर्चा करेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है वो खर्चा करे, कोई वॉशिंग मशीन ले ले या घड़ी ले ले, कोई भी चीज़ लेता है, डिमांड तो बढ़ेगी ना किसी चीज़ की। तो हो सकता है अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, हाँ भी डिमांड की हमने पूर्ति करनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन्होंने नहीं टच किया, अच्छा काम किया, इसको अच्छी बात कर रहे हैं कि पैंडमिक की वजह से वैसे ही सेविंग्स लोगों की बहुत कम हो चुकी थी, तो इसको नहीं छेड़ा, तो अच्छा काम किया, ग्रोथ की ओर ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, और जो लोग जिस तरीके का भी यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है, ना कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है कि कोई बिजनेस ही ना कर पाए। तो ये चीज़ें नहीं की हैं, अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की बात की गई है बजट में। और आगे बात कर रहे हैं कि बजट क्लियरली ये चीज़ बात कह रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि दोबारा से भारत की इकोनॉमी जो है वो हायर ग्रोथ ट्राजेक्ट्री की और वापस मुड़कर आ रही है, जैसे पहले हुआ करती थी हमारी इकॉनमी। किसी समय पर 7% 8% की ग्रोथ रेट पे हम काम करते थे, अभी -7% की ग्रोथ रेट पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन है अभी तक का पूरी हिस्ट्री में। अभी तक इतने बड़े पैमाने पर हमारी जीडीपी कभी नहीं गिरी। जैसे जब लॉकडाउन लगने के बाद जो पहला जीडीपी का आंकड़ा आया था उसमें -24.9% थी। ओके, अप्रॉक्सीमेटली आप 25% कह सकते हो, वो माइनस में थी हमारी जीडीपी। ओके, मतलब कोई कारोबार ही नहीं चला, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, तो माइनस में जीडीपी चली गई। तो ये हमारी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। और जब दोबारा से डाटा आया था नेक्स्ट क्वार्टर का, तो उसमें -7% तक ग्रोथ हमारी चली गई थी। ओके, अभी माइनस में ही अभी भी चल रही है। ओके, तो ये चीज़ है, इस सिचुएशन से हम बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर बात करें कि हायर ग्रोथ ट्राजेक्ट्री के ऊपर वापस मुड़कर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो हमारा फिस्कल टारगेट है उसको भी हम सही तरीके से जो है मैनेज करके चल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सही उसने रास्ता अपनाया है कि किस तरीके से हमने इस समय के दौरान जो है हमें पैर जो है फूक फूक के रखने हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। और ऑथर जो है वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही काम किया है, इसी पर्टिकुलर मोमेंट में जो करना चाहिए था, वो बिल्कुल सही तरीके से जो है भारत सरकार आगे काम कर रही है। और हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया है बिजनेस साइकिल में। तो अगर बिजनेस साइकिल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रोच करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। ओके, इनकम सपोर्ट दी जाए, जैसे कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है अलग अलग सेक्टर्स को, ताकि जो काम जिन सेक्टर्स में बंद हो चुका है, जिनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, पैसा उनके पास आए, दोबारा से काम शुरू हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हो, जॉब क्रिएशन हो, और जो इकोनॉमी है वो दोबारा से रिवाइव होनी शुरू हो जाए। तो सरकार यहाँ पर यही चाहती है कि पैंडमिक की वजह से जिस तरह का दाग लग चुका है इकोनॉमी के ऊपर, उसको साफ किया जाए, सही किया जाए। और अगर फंडामेंटल लेवल के हिसाब से बात करें तो भारत सरकार ने बजट में क्या किया है, उन्होंने ग्रोथ को चूज किया है बाकायदा फिस्कल कंसोलिडेशन के हिसाब से। कहने का मतलब कि हमारे ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा हो चुका है, 100 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा भारत के ऊपर हो चुका है। उसी कर्जे की हम किस्तें देते हैं जब हमारे पास टैक्स के रूप में पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू के या नॉन टैक्स रेवेन्यू के साथ जो पैसा आता है, बहुत बड़ी रकम जो है वो उस लोन के जो ब्याज होता है वो देने की, उनकी किस्तें देने में बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो भारत सरकार यहाँ पर और भी यहाँ पर लोन उठाएगी इस बजट की पूर्ति के लिए। यहाँ पर बजट में जहाँ जहाँ पैसा देना है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता, हमेशा भारत सरकार का बजट डेफिसिट ही होता है। और अगर बजट डेफिसिट हो तो फिर ही वो निशानी होती ग्रोथ की, क्योंकि वहाँ पर सरकार पैसा ग्रोथ के ऊपर खर्च करना चाह रही होती है मार्केट से उधार लेकर। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी कि कर्जा कितना हो गया, यहाँ पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि ग्रोथ कैसे आए, हमने पैंडेमिक से देश को कैसे बाहर निकालना है। तो हालांकि अभी की जो सिचुएशन है, हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है बहुत कम है, $2000 के आसपास है। तो मुझे आप यूएस की या पर कैपिटा जीडीपी बताइए कि उनकी कितनी है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आकांक्षा है देश की बहुत ज़्यादा है। ओके, अभी मौजूदा समय की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है उनको एक्सपेक्टेशंस भारत सरकार से। तो हम कंज्यूमर्स में ये चीज़ देख सकते हैं, हमारे यूथ में ये चीज़ देख सकते हैं, खासतौर पे जो जॉब सीकर जिनको जॉब चाहिए ओके इन दिनों में, तो उनके भीतर हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एस्पिरेशन है कि उनको एक तरह से वो सरकार की ओर ही मुँह उठाकर देख रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों। और आगे बात कर रहे हैं कि फोकस जो है क्वालिटी स्पेंडिंग के ऊपर जो है किया जा रहा है, इसको एनकरेज किया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि कहाँ कहाँ पर देखो पैसे ही पहले बहुत कम है, और उनको प्रायोरिटी बनाकर सबसे पहले कहाँ पर स्पेंड करना है, इसको हम बोलेंगे क्वालिटी स्पेंडिंग। ओके, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जितने पैसे हैं सब सेक्टर्स में बांट दो और किसी को भी जो है अच्छे से फ़ायदा ना मिल पाए, तो ये चीज़ नहीं की गई है। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है जिस तरीके से स्पेंड करना चाह रही है पैसा,
वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, कि भारत में खुद से भी इन्वेस्टमेंट आए और बाहर से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आए। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो एफडीआई है उसकी परसेंटेज बढ़ा दी गई कि फॉरेन फंडिंग की रेशियो जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी भारत सरकार फोकस करना चाह रही है कि जो हेल्थ रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं उसके लिए जिस तरीके की टेक केयर चाहिए वो प्रोवाइड की जाए, उसके लिए पैसा लगेगा। उसके लिए यहाँ पर भारत सरकार कैपिटल स्पेंडिंग कर रही है। ओके, तो अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए मशीन्स चाहिए, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगना है। तो उसके लिए भारत सरकार ने जो बजट तैयार किया है 5.5 लाख करोड़ का है इस साल का, जो कि पिछले साल के बजट के अकॉर्डिंग 35% जो है इसमें वृद्धि देखी गई है, जो इस वाला बजट 2021-22 का ये वाला। तो इसके अलावा जो जीडीपी का 2.5% है, ओके, तो ये है अभी का जो कैपिटल स्पेंडिंग है भारत सरकार की। तो ये फिजिकल ईयर 2005 से लेकर अब तक की सबसे ज़्यादा जो है स्पेंडिंग है। ओके, जीडीपी जितनी भी निकलती है हमारी $3 ट्रिलियन के आसपास की हमारी जीडीपी है। ओके, $3 ट्रिलियन के आसपास, पूरा $3 ट्रिलियन भी नहीं है। और अगर कंपेयर करें इसको हम चाइना के साथ, तो उसकी $13 ट्रिलियन की है, और यूएस की जो है वो $20 ट्रिलियन की है। देखो यूएस कहाँ पर है, कितनी बड़ी इकॉनमी है, और चाइना की कितनी बड़ी इकॉनमी हो चुकी है, और हमारी इकॉनमी अभी भी कितनी पीछे है। तो जब ये पैंडेमिक चल रहा था तो जितने हम यहाँ पर पैकेजेस अनाउंस कर रहे थे कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत अलग अलग पैकेजेस दे रहे हैं, 20 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने पैकेज जारी किया था तो वो $2.2 ट्रिलियन का था। ओके, $2.2 ट्रिलियन का, और हमारी कुल जीडीपी कितनी है, अराउंड अबाउट $3 ट्रिलियन की। तो देखो हमारी जीडीपी के आसपास का उनका एक सिर्फ पैकेज ही था यूएस का, तो कितनी बड़ी इकॉनमी है वो। तो इसका मतलब है अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी इकॉनमी को काफ़ी आगे लेकर जाना है हमने, तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं, तो अगर पिछले साल के बजट की बात करें तो उस समय भारत सरकार ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसमें 102 लाख करोड़ की राशि खर्ची जानी थी। और इसमें भारत सरकार ने भी कुछ स्पेंड करना था, कुछ राज्य सरकारों ने स्पेंड करना था, कुछ प्राइवेट सेक्टर से यहाँ से स्पेंड करवाना था। तो ये इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में बहुत ही तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा, काम अभी भी शुरू हो चुका है इसके ऊपर। तो इसको अभी और एक्सपेंड कर दिया गया है, इसके अंतर्गत 7400 प्रोजेक्ट्स जो हैं और डाल दिए गए। तो यहाँ पर फोकस करेंगे जो रोड्स हैं, जो मेट्रो है, रेलवे है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इससे अगर इनके ऊपर फोकस होगा तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ऑटोमेटिकली इसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा। और इससे जब ये यहाँ पर काम शुरू होगा तो साथ ही साथ इसके साथ जो 250 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं तो उनको भी यहाँ पर काम मिलना शुरू हो जाएगा। सो बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जो इन्हीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, कोई सीमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई जो है स्टील प्रोवाइड करेगा, कोई वुड प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करेंगी, तभी ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के काम जो है ये चल पाएंगे, तभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर बात करें खासतौर पे जो स्मॉल बिजनेस हैं, स्मॉल जॉब्स हैं, ओके, तो ये डायरेक्टली जो है 54 मिलियन लोगों को जो है एम्प्लॉय करता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन फार्म एम्प्लॉयर है। ओके, और भी बहुत सारे नॉन फार्म एम्प्लॉयर हैं जो खेती बाड़ी से अलग होकर अगर हम बात करें कि कोई आपको जॉब की सुविधा प्रोवाइड करे, तो उनमें से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो भी भारत सरकार की ओर से लाई गई है, जो 13 चैंपियन सेक्टर्स में जहाँ पर जो है जितनी बढ़िया प्रोडक्शन होगी उसके तहत जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे उस प्रोड्यूसर को, ताकि कि और बढ़िया तरीके से आने वाले समय में वो अपनी इकॉनमी को, अपने सेक्टर को और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सके। तो ये भी जो है अगर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अलग अलग सेक्टर्स में पैसा मिलता है तो जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी बढ़ेगी। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो फिर जॉब रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, जॉब्स के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि जो कि हम एक ग्रीन इकॉनमी के ऊपर भी जो है आगे बढ़ सके। ग्रीन इकॉनमी कहने का मतलब कि पोल्यूशन वगैरह कम हो, हमारा एनवायरनमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो ऑटो इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन निकल कर आता है। तो आप बड़े शहरों में देखो तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा ख़राब है तो उसमें ज़्यादा जो रीज़न है वो जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स चलते हैं वही है। ओके,
और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि एक नई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का भी प्लान है इस बजट में, जो आने वाले समय में जो बैंक जिनके एनपीए हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं, या बैड लोन बन चुके हैं, उनके ऊपर ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है काम करेगी। उन्हीं बैड लोन्स को कोशिश करेंगे कि अच्छे लोन में तब्दील किया जा सके, उनका कोई ना कोई हल ढूंढा जाएगा इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। ओके, इनका काम ही ये होगा कि जो बैंक जिनका कुछ पैसा एनपीए हो चुका है, जिससे कुछ नहीं आ रहा, जो लोग पैसे लेकर चले गए हैं, बाद में कुछ वापस नहीं आया, ऐसे बैड लोन को कोशिश करेगी किसी ना किसी तरीके से इनका सोल्यूशन निकल कर लेकर आया जाए, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसको सही किया जाए, उसकी दशा सही हो सके आने वाले समय में। आगे और बात कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रपोज किया गया है, जो यहाँ पर काम करेगा खासतौर के जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। ओके, जो कर्जा लिया होता है उसको भी फाइनेंस करना होता है, जो ब्याज की किस्तें देनी है उसके लिए भी कई बार जो है पैसा अरेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, डीएफआई, जो जिस तरीके की भी ज़रूरतें होंगी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जो भी हमने लोन उठाया है वो जो है सही समय पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। मतलब ये ना हो कि हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए, ओके, पैसा नहीं जुटा पाए, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है रुक चुका। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जो भी ज़्यादातर आपने देखा होगा, बहुत सारे हाईवेज़ के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कई कई साल जो है ऐसे पड़े रहते हैं। वही रीज़न होता है कि उनके पास पर्याप्त फंडिंग नहीं हो पाती, ओके, जिसकी वजह से रुक जाता है काम। फिर अगर अच्छी फंडिंग जब जुटा ली जाती है तब दोबारा से रिवाइव हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। अगर सही समय पर काम करना है तो जो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग है उसकी भी ज़रूरतें पूरी करनी है कि पैसा भी जुटाया जाए उस डेट को फाइनेंस करने के लिए। उसके अलावा बात कर रहे हैं जो हेल्थ है और वेल बीइंग है, वो भी जो है 2.23 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रिसीव करेगा इस साल के बजट में। और जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो किसके ऊपर लगाया जाएगा, जो वैक्सीनेशन है कोविड की उसके ऊपर। और जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल वाटर सप्लाई की बात करेगा। तो मुझे आप बताइए कि कौन से ईयर का टारगेट है भारत सरकार का जल जीवन मिशन के तहत कि हर एक रूरल एरिया में जो है टैप वाटर सप्लाई पहुंच जाए। तो कौन से साल तक का टारगेट है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जल जीवन मिशन एक यूनिवर्सल वाटर सप्लाई मिशन बनाया गया है, तो इसको भी 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल से 355% जो है इसमें इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा जो बजटरी रिस्पांस है हमारा कोविड को, इससे ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि हम जो है अच्छा जो है बेसिक केयर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे कि पेंडेमिक से अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ सकें। उस तरीके से प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि जिस तरीके से डिमांड है हेल्थ सेक्टर में, कि हमें अलग अलग एरियाज़ में फोकस करके चलना होगा कि हमारे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ना हो, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। ओके, और इसके अलावा जो बाहर से लोग यहाँ पर आकर इलाज करवाना चाहते हैं तो उनकी भी डिमांड पूरी हो, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिले, और जब ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उठा दी जाएंगी उसके बाद। और आगे बात करें कि जो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब बहुत सारे पीएसयू भारत सरकार के ऐसे हैं जो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी अगर वैल्यू निकाली जाए तो बहुत बड़ी वैल्यू करोड़ों के हिसाब से निकल कर आती है। तो उनका कुछ हिस्सा भारत सरकार जो है बेचना चाहती है, बेचेगी प्राइवेट सेक्टर को। वो पैसा आएगा भारत सरकार के पास, उसी पैसे को जो कैपिटल स्पेंडिंग करनी है भारत सरकार ने, जिन जिन जगह पर स्पेंड करना चाहती है भारत सरकार, वहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी, वो पैसा दे पाएगी। ओके, तो ये सब कुछ जो है टाइम बाउंड मैनर में हमें करना होगा। अगर डिसइन्वेस्टमेंट भी करनी है तो टाइम बाउंड मैनर में करना है। पिछले साल का अगर बजट देखें तो भारत सरकार ने उस समय कहा था कि 2.2 लाख करोड़ रुपीस जो है हम डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाएंगे। ओके, तो हमारे पीएसयू उसका कुछ हिस्सा बेचकर फिर पैसा जुटाएंगे, लेकिन कितने पैसे जुटा पाई भारत सरकार? सिर्फ और सिर्फ 35,000 करोड़ के आसपास। उसमें से भी 15,000 करोड़ नवंबर 2020 में जुटाए हैं भारत सरकार ने। तो इसको टाइम बाउंड मैनर में करना बहुत ज़रूरी है। समय रहती चीज़ बिकनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, फिर जहाँ पर लगाना है वहाँ पर लगना चाहिए। स्पेशली अभी मार्केट्स की सिचुएशन खुश है, ओके, अच्छी यहाँ पर खुशी जाहिर किया मार्केट ने, तो ये एग्जीक्यूशन इसी समय हमें करनी होगी, यही की होगी। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो हमारा बजट है वो एक तरीके का भारत का जो यहाँ पर जिस तरीके से आगे ग्रो करना चाहता है फ्यूचर में, तो उसमें बदलाव लेकर आया है बजट। ओके, और इसके अलावा जो 2020 का पूरा ये डिकेड चलेगा हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत एक क्रूशियल है हमारे पास। और हमें यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि हमने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे लोगों के, उनको भी रेज़ करना है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम रेज़ कर पाएँ, और हमने करना है।
और अगर बात करें जॉब की, तो 1 मिलियन लोग जो है हर महीने जो है वर्क फोर्स में एंटर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जॉब्स की भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करनी होगी। तो हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है ग्रोथ ओरिएंटेड रखनी है। ओके, डिजिटल एज का ज़माना चल रहा है, कोविड का ज़माना चल रहा है, तो इनसे भी बचना है और जो डिजिटल एज है इसके ऊपर भी फोकस करना है, डिजिटली भी हमने एम्पावर करना है अपने लोगों को। और आगे बात कर रहे हैं कि आमतौर पर जब बजट की बात की जाती है तो वहाँ पर यही बात की जाती है कितना टैक्स बढ़ा दिया, कितने टैरिफ बढ़ा दिए, ओके, किस तरीके से यहाँ पर फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किए। लेकिन इस बजट में बेसिकली इंडिकेशन ये चीज़ दी गई कि हम फ्यूचर में कैसे काम करेंगे और किस तरीके का सिनेरियो हम लेकर चलेंगे, तो ये चीज़ की इंडिकेशन दी गई है। कोई नया टैक्स जो है नहीं लगाया गया है इस बजट में। और लेबर प्रोटेक्शन की भी यहाँ पर बात की है इस बजट में। इसके अलावा जो गिग वर्कर हैं, ओके, और जो इनफॉर्मल लेबर है उनको भी बेनिफिट पहुंचाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं इस बजट में। तो मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए गिग वर्कर की, कि गिग वर्कर कौन होते हैं, उसकी एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो भारत जो है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ओर काफ़ी अच्छे कदम बढ़ा रहा है, खासतौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें, जो कि भारत में 80% और कंट्रीज ह्यूज वर्कफोर्स पैदा करता है जो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो देखिए आप कितने बड़े पैमाने पर जो लोग काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनका हमें सही मायने में डाटा नहीं पता होता। अब भारत सरकार इसके ऊपर फोकस करने जा रही है। इसके रिगार्डिंग भी जो है अलग अलग इंसेंटिव जो है इन लोगों को दिए जाएंगे। तो भारत सरकार फोकस करेगी कि इनका भी एक पूरा डाटा तैयार किया जाए, कितने लोग जो है एक्चुअल में एम्प्लॉयड हैं। तो जो भी जिस तरीके की भी पॉलिसी तैयार की जाती है तो उसमें किसी ना किसी तरीके की करेक्शन भी होती है आने वाले समय में। जब समय गुजरता है, जब जिस तरीके का एनवायरनमेंट हो जाता है उस हिसाब से हमें काम भी करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो नया डिकेड आ रहा है हमारे सामने, ये जो नया दशक है, तो हमें उसके हिसाब से आगे काम करना है। अभी जो बात करें जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है, वो ये चीज़ हमें इसके ऊपर फोकस करना है। उम्मीद है कि भारत जो है जो भी तरीके जिस तरीके की भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। खासतौर पर बात करें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें इन्वेस्ट करना है, ओके, और री इमेजिन करना है कि कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। और उसके लिए हमें एक रॉबस्ट डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क चाहिए। अगर सही तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने उसके ऊपर पकड़ बनानी है तो उसके लिए डाटा गवर्नेंस जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके की होनी चाहिए। उसके लिए उस तरीके के लॉ होने चाहिए भारत सरकार की ओर से। और इसी समय के साथ साथ हमें स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना होगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जो पुराने मेथड हम फॉलो करके चल रहे हैं उनको हमें थोड़ा साइड रखना होगा, हमारे लिए वो इतना सही नहीं है कि जो आने वाला डिकेड है उसमें हम उनको झोंक दें उसी स्किल्स में ट्रेन करके। तो हमें जो आने वाला समय है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ओके, डिजिटली लोगों को इक्विप्ड करना होगा, उनको उनके बारे में ट्रेनिंग देनी होगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी बच्चों को, और डिजिटल एज के हिसाब से उनको पावर करना होगा। ओके, इस तरीके से तैयार करना है कि आने वाले डिकेड में वो सर्वाइव कर पाएँ। ऐसा ना हो तैयार हम कर दे पुराने तरीके से, ओके, और जो आने वाली रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो तैयार हो ना पाए, फिर भी किसी काम की वो जितना भी पैसा भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लगा रही है वो किसी काम नहीं आएगा फिर। तो बजट इस आइडिया को भी सपोर्ट कर रहा है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमने फोकस करना है, डिजिटल एज के अकॉर्डिंग हमने उनको तैयार करना है लोगों को, बच्चों को। और इस तरीके से जो 21वीं सदी का जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट, हमने वो चीज़ प्रोवाइड करनी है बच्चों को। और आगे बात कर रहे हैं कि फाइनली ये जो बजट है ये हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हम अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, ओके, तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस डिकेड के अंत तक, ओके, हम इस पोजीशन पे भी हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड है वो भी इन्फेक्शन से गुजर रहा है, पूरा वर्ल्ड, सभी जगह जो है वैक्सीनेशन के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। और बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जो भारत से ही यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे वैक्सीन को। और जो रिसेंट ईयर्स जो गुजर चुके हैं वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि जो जियो पोलिटिकल वोलेटिलिटी है, ठीक है, वो भी काफ़ी बड़ी है। और जहाँ पर जैसे डिजिटल डिसरप्शन की बात करें, जहाँ क्लाइमेट रिस्क की बात करें, तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी जो है ग्लोबल ट्रेंड्स निकल कर आए हैं कि ये जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। ओके, अगर बात करें डिजिटल डिसरप्शन की तो ये चीज़ ना हो आने वाले समय में कि चोरियाँ डिजिटली बढ़ जाएं, ओके, डिजिटल थेफ्ट बढ़ जाए। जैसे बहुत तरीके के मालवेयर आते हैं, ऐसे वायरस आते हैं जो बहुत सारी कंपनीज का डाटा चुरा कर दौड़ जाते हैं और कंपनीज को बाद में पता चलता है। ओके, तो ये सिचुएशन भी हमें आने वाले समय में फेस करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमें तैयार करने होंगे, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी।
तो जो क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क हैं उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट सही रहेगा तो हम सही रहेंगे, नहीं तो कोविड जैसी बीमारियां और भी आती रहेंगी। और बिल्कुल एथिकल हमें जो है काम करने हैं ताकि जो कि हर एक तरीके की बीमारी से हम बच सकें। इसके अलावा जो पैंडेमिक है उसने भी बस बहुत तरीके की जो है शिफ्ट लेकर आ गई है हमारी लाइफ में। ओके, लेकिन फिर भी हमें जो है आने वाले समय में फ्यूचर के हिसाब से हमें आगे रास्ता पकड़ना है, आगे पाँव बढ़ाना है और उस तरीके से हमने जर्नी तय करनी है कि हम सर्वाइव भी कर पाएँ और आगे भी बढ़ पाएँ। और जो बजट है रियलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। खास तौर पर अगर बात करें हेल्थ की, एजुकेशन की, ओके, सस्टेनेबिलिटी को हमें यहाँ पर फोकस करके चलना है, डिजिटल एज को भी माइंड में रखकर चलना है। और इसी प्लेटफॉर्म से हम जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। जो आने वाले जो क्रिटिकल साल होंगे हमारे लिए उनको सही से ओवरकम कर पाएंगे, वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। जो ये आर्टिकल लिखा है, जो राइटर है इस आर्टिकल के वो चेयरमैन है टाटा सन्स के, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा, आपको सारा आर्टिकल मैंने समझाने की कोशिश की है। तो कैसा लगा आपको आर्टिकल, मुझे कृपया लाइक करके बताया कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए कि कैसा लगा आपको आर्टिकल। ओके, और जिस तरीके की भी चेंजेस आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइम्स पेपर मैं यहाँ पर गो थ्रू करूँ, तो उसके ऊपर भी मैं फोकस करूँगा। तो यहाँ पर मेरा फोकस बेसिकली होता है कि जो आर्टिकल मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे नज़र आता है उसको मैं फोकस करता हूँ और कोशिश होती है कि टाइम बाउंड मैनर में मैं इस चीज़ को कवर कर पाऊँ। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेम ही आर्टिकल हो जाते हैं, कुछ छोटे आर्टिकल होते हैं, ये सबसे बड़ा आर्टिकल था और इसके रिगार्डिंग कुछ छोटे आर्टिकल थे जो सेम ही बात कर रहे थे, तो उस हिसाब से मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, फिर उस हिसाब से आपको डिस्कशन हो जाती है। आगे आने वाले समय में जो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी जो न्यूज़ होंगी मैं वो भी कोशिश करूँगा कि साथ में उनको भी डिस्कस करूँ और कम से कम टाइम में ये चीज़ हो पाए। तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल एनालिसिस को, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।